स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है आप लोगों का? प्रोविजंस एंड रिजर्व। प्रोविजंस एंड रिजर्व, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो यहाँ शब्द यूज किए गए हैं, पहले हम उसका मतलब समझ लेते हैं। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है और रिजर्व का मतलब क्या होता है? तो प्रोविज़न का मतलब ये है कि अगर आपको किसी लायबिलिटी के बारे में पता है कि हमारी ये लायबिलिटी बन सकती है, तो उस केस में जितने रुपए की लायबिलिटी बन सकती है या जितने रुपए का लॉस आपका होने वाला है ये आपको मालूम है, तो उसके लिए आप प्रोविज़न बना लेते हैं। मतलब आपको फ्यूचर में होने वाला लॉस अगर मालूम है कि हमें कौन सा लॉस कितना हो सकता है और आपकी लायबिलिटी कितनी बन रही है फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए आप पहले से ही कुछ पैसा निकाल के रख लेते हैं। जो पैसा आप निकाल के रखते हैं उसी पैसे को ही हम प्रोविज़न के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रोविज़न नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। यस सर। या फिर कह लीजिए लॉस के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? लॉस के लिए। लेकिन ये लॉस रेवेन्यू वाला नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? तो ये हो गया प्रोविज़न। अब बात करें रिजर्व क्या है। तो रिजर्व अननोन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। अननोन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। दूसरा, ये भी लॉस के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये जो बनाया जाता है लॉस इन फ्यूचर, ये फ्यूचर की लॉस के लिए बनाया जाता है और वो भी कैपिटल नेचर वाले होते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लॉस। रेवेन्यू वाले इधर आते हैं प्रोविजंस में और वो आते हैं रिजर्व में। अगला, नॉन लायबिलिटी के लिए प्रोविजन, अननोन लायबिलिटी के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन बना होगा कि ये नॉन लायबिलिटी क्या है और अननोन लायबिलिटी क्या है। तो नॉन लायबिलिटी की कुछ लिस्ट बता देते हैं। जैसे आप असेट को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे कि नहीं? यस सर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन असेट हो गया। दूसरा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन। तीसरा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। चौथा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स। ये किसके पॉइंट हुए सब? सर एक और है, ये सब प्रोविजन के हैं। क्या है? प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ असेट्स। ठीक है, जैसे आपका मकान ही है तो आपको पता है कि एक समय के बाद आपको अपने मकान का रिपेयर कराना पड़ेगा। तो फिर रिपेयर कराने में कितना पैसा खर्च होगा ये भी एस्टिमेटेड अमाउंट आप कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले से ही पैसा व्यवस्था करके रखे रहते हैं नहीं, तो वो प्रोविजन कहलाएगा। रिजर्व में क्या क्या होगा? तो रिजर्व के लिए आपको बताएं कि अननोन लायबिलिटी, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ये आपका दूसरा। जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व। तीसरा Dividend equalization reserve. डिविडेंड Equalization इक्वलाइजेशन reserve. रिजर्व। तीसरा चौथा Investment fluctuation fund. इन्वेस्टमेंट Fluctuation fund. फ्लक्चुएशन फंड। पांचवा Workman compensation fund. वर्कमैन Compensation fund. कंपनसेशन Fund. फंड। छठा Reserve for redemption of debenture. रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ Debentures. ये आपकी अननोन लाइबिलिटी होती है। तो नोन लाइबिलिटी कौन सी है उसकी लिस्ट आपके सामने आ गया। अननोन लाइबिलिटी कौन कौन सी है उसकी लिस्ट आपके सामने आ गया। अब ये सब होता क्या है, अभी एक एक के बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। जब आप कोई असेट्स खरीदते हैं, असेट को यूज करते हैं, असेट को यूज करते हैं तो असेट की वैल्यू कम होती है कि ज़्यादा? असेट को यूज करने से उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसकी वैल्यू कम होती है। उसकी वैल्यू कम होती है। और कम होते होते एक समय के बाद ये दिन आ जाता है कि असेट यूज करने के लायक ही नहीं बचती है कि नहीं। Yes sir. अब आप सोचिए, अगर आप 10 लाख रुपए की कोई असेट खरीद के लाते हैं और उस असेट को केवल 5 साल तक यूज कर पाएंगे, 5 साल के बाद वो असेट यूज, नहीं होगा. तो 5 साल के बाद फिर से आपको 10 लाख वाली असेट खरीदना पड़ेगा कि नहीं? खरीदना पड़ेगा। तो जो 10 लाख रुपए की आप असेट खरीद के लाए हैं उसको कितने साल तक यूज कर पा रहे हैं? 5 साल. 10 लाख की आपने असेट्स खरीदा था, 5 ईयर तक यूज कर पा रहे हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 lakh. 2 लाख आ रहा है। Yes sir. इसका मतलब आप 2 लाख रुपया अगर हर साल बचा बचा के रखते जाएं तो 5 साल के बाद आपके पास कितना पैसा होगा? 10 लाख। 2 लाख रुपया अगर आप पहली साल रख लें, 2 लाख आप दूसरी साल भी रख लें, 2 लाख आप तीसरी साल भी रख लें, 2 लाख चौथे साल भी रख लें और 2 लाख 5वें साल भी रख लें, तो 5वें साल के अंत में कितना आपके पास हो जाएगा? 10 लाख. 10 लाख हो गया। Yes sir. अब आप अपनी असेट्स को जो परचेज करके लाए थे 10 लाख में, उसको 5 ईयर्स के बाद क्या यूज कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो यूज करने के लायक ही नहीं है। तो 5 साल के बाद आप नई असेट खरीदेंगे कि नहीं? तो आपके पास 10 लाख रुपीज़ रहेगा तब तो खरीदेंगे। तो अगर आप 2-2 लाख रुपए हर साल बचा बचा कर रखे हैं तो आपके पास 10 लाख रुपया रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes sir. तो आराम से खरीद लेंगे कि नहीं खरीद लेंगे? Yes sir. क्लियर हो गया? तो असेट्स पे जितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उतना रुपया बिजनेस से निकाल करके उस असेट्स के लिए रख लिया जाता है, जिसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जब आप अपने बिजनेस को कर चलाते हैं तो बिजनेस को चलाने से आपके बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लॉस हो गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो टैक्स कौन मांगता है? सरकार. गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स मांगती है। तो आप बिजनेस को कर रहे हैं, बिजनेस को करने से क्या प्रॉफिट होगा, क्या टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा आपको निकाल के रखना पड़ता है. तो वो बोला जाता है प्रोविजन फॉर Taxation. टैक्सेशन। क्लियर होगा पॉइंट? नेक्स्ट है बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये क्या होता है? लॉस भी हो जाएगा फिर भी तब नहीं टैक्स देना होता है, तब नहीं। प्रॉफिट के केस में टैक्स देते हैं। ठीक है, अगर हम मर ही रहे हैं तो टैक्स क्या देंगे? जब हम कमाएंगे तब तो देंगे। नहीं तो ऐसा रहता है कि प्रेशर रहता है लॉस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या है? जब गुड्स को क्रेडिट में बेचा जाता है
मतलब उधार में बेचा जाता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को उधार में बेचते हैं Yes, sir. और सभी पर्सन अच्छे नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ उसमें से बेईमान टाइप के निकल जाएं जो पैसा देने में ढीला ढिलाई कर रहे हों। तो कुछ दिन के बाद आपके मन में एक डाउट पैदा होता है, शायद ये वाला मेरा पैसा डूब जाएगा क्या। और जब कोई बिजनेस किया जाता है तो हमेशा ये एजम्पशन होता है कि इतना पैसा लगभग डूबेगा। जैसे मैं ही कोचिंग चलाता हूँ, मुझे पता है कि मेरे यहाँ 42 सीट्स है, 42 सीट के बाद एडमिशन लेना नहीं है। 40 सीट अगर भर गई तो एडमिशन क्लोज। अब 42 सीट्स पे कितना कलेक्शन हमारा होगा, तो जो हम फीस डिसाइड किए हैं उस फीस से 42 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि एक क्लास से कितनी फ़ीस आनी है। दूसरे में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स दूसरी क्लास में, तो उससे भी मालूम हो जाएगा कितनी फ़ीस आनी है। अब सपोज दैट वो फीस जोड़ लिए टोटल कि इतना कलेक्शन इस साल का होने वाला है, तो उसी टाइम हम ये भी डिसाइड कर लेंगे 42 11 42 12 42 बिकम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो कुल मिलाकर के 210 लड़के हो रहे हैं। 210 लड़कों में से 20-30 लड़के कमीना निकल जाएंगे जो फीस पूरी नहीं देंगे। तो उतना पैसा हम पहले से ही मान के चलेंगे कि ये पैसा डूब सकता है, तो उसको हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से रखते हैं। ठीक है, जब हमारा वो ईयर का अकाउंट क्लोज होने लगेगा तो उस साल के अंत में वो जितने 20-25 फीस नहीं दिए रहेंगे उनको हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में डाल देंगे कि पता नहीं देगा भी कि नहीं। क्योंकि कुछ कहते हैं ना, सर कहाँ जा रहे हैं, 12th तो आप ही के यहाँ पढ़ेंगे, फिर पता चला 12th में भाग गए। और 12th वाला क्या कह रहा है, कहाँ जा रहे हैं, CUT तो आप ही के यहाँ पढ़ेंगे, बीकॉम वाला कह रहा है सेकेंड ईयर आप ही के यहाँ पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हर क्लास में 2-4 बदमाश थे जो घुमा रहे थे कि परेशान मत होइए, इस साल 2-3 हज़ार रोके हैं तो अगले साल भर देंगे। तो फिर जब इस साल का अकाउंट क्लोज करने लगेंगे तो हम का उनको ईमानदार समझ के क्लोज करेंगे। वो इतना ईमानदार होते तो यही साल फीस न भर देते। वो बेईमान नेचर के हैं, भागना उनका स्वभाव है, वो भागेंगे। अच्छे से हो सकते हैं वो बेईमान ना कुछ। अरे एक आध दूठ वापस आएंगे तो फिर वो गुड डेटर्स आपके बन जाएंगे। वही तब बनता है बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। वो हर जगह ऐसा काम वो कभी कभार होता है। ये धरती पे इतना ईमानदार नहीं है, ये कलयुग चल रहा है। पाँव में तो अपने बगुए गला काट के पैसा वसूल दें, आपका आ रहे देने 100 में 5% हैं। अरे 51% कह लीजिए बहुत बड़ी बात हो जाए। तो ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि हमारी ये फीस है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आएंगे जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, तो डिस्काउंट मांगेगा वो कि सर हम इतनी फ़ीस नहीं दे पाएंगे, कुछ कम कर दीजिए। तो हो सकता है हमें 5-10 स्टूडेंट को ये डिस्काउंट भी देना पड़े। तो जितना डिस्काउंट देंगे वो पैसा तो नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एडमिशन हो गया, उस टाइम नहीं रिक्वेस्ट किया, साल भर पढ़ लिया, फीस के लिए बोल रहे हैं लेकिन फ़ीस नहीं दे रहा था, अब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तब हमें पता है कि अब ये पैसा मेरा डूब सकता है। तो हम उसी को ऑफ़र करेंगे कि छोड़ो 50% फीस मत दो, 50% ला के आज जमा कर दो, फुल सेटलमेंट हो जाए हमारा तुम्हारा। तो 50% जो हम छोड़ रहे हैं वो डिस्काउंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कुछ पैसा अरेंज करके रखेंगे। तो उसको बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन। ऐसे ही जिस बिल्डिंग में बिजनेस को कर रहे हैं उस बिल्डिंग का रिपेयर कराना पड़ता है समय समय पे, और कभी कभी रिन्यूअल भी कराना पड़ता है। रिन्यूअल का मतलब समझते हैं, नवीनीकरण, फिर से नया बना देना, तोड़वा के नया बना। हाँ, कुछ तोड़ फोड़ करा देना, ठीक ना, जिसको आप लोग बाइक की केस में बोलते हैं मॉडिफाई करा दिए। तो आपको पता है कि हर 3 साल बाद पेंटिंग कराना है। घर का भी मॉडिफाई होता हाँ, सबका मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। है, टार के हाँ हाँ, तो हमें पता है कि हमको अपनी बिल्डिंग का रिपेयर कराना है, तो 3 साल बाद रिपेयर कराएंगे। भाई आप आज की डेट में देख रहे हैं वायरिंग हो वो भी दीवार के अंदर से हो रही है, यस सर,
प्लम्बरिंग वर्क हो रहा है, दीवार के अंदर से हो रहा है, हाँ दीवार के ही अंदर से हो रहा है। 2 साल 3 साल के बाद पता चला भैया बगल वाले कमरे में लाइट की सप्लाई नहीं हो रही है, कुछ तो फॉल्ट है। तो वो तो चलिए वायर है, खींच खाच के बना लेगा। लेकिन प्लम्बर वाले का काम अगर फंस गया, कहीं से पाइप लीकेज हो गई, पानी का रिसाव होने लगा दीवार में, तो वो बेचारा जब तक दीवार तोड़ेगा नहीं तो बनाएगा कहाँ से। 2 साल 3 साल के बाद दीवार को तोड़वाएंगे, तोड़वा करके प्लम्बरिंग वर्क सही कराएंगे, तो फिर उसको बराबर पेंटिंग डेंटिंग रिपेयर सब कराना पड़ेगा कि नहीं। तो उसके लिए आपको पैसा अरेंज करके रखना पड़ेगा कि नहीं। तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल एसेट। क्लियर हो गया। तो ये सब हमें पहले से पता होता है कि ये सब होने वाला है, ये सब कराना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो ये सब नॉर्मल एक्टिविटी होगी, तो उसके लिए हम जो पैसा निकाल के पहले से रख लेंगे उसे क्या बोलेंगे, प्रोविजन। अच्छा सर, ये जो पाइप वाला है, टंकी वाला, बाहर सही रहता है कि अंदर है अंदर से? वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो बाद में कभी बतिया लेंगे, अभी ओनली सिलेबस टू सिलेबस। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अननोन लायबिलिटी की। पहला है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनता है, तो बिजनेस को जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वहाँ से कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है। ये कभी कभी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए भी बनता है, और जनरल रिजर्व में भी आप प्रॉफिट से ही पैसा निकाल के रखते हैं, लेकिन ये रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है। ये कौन सी प्रॉफिट से बनता है, कैपिटल प्रॉफिट से, और ये रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन भी सकता है। सर इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है? कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ ऑप्शन कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑल ऑफ दीज। कैपिटल प्रॉफिट। तो अगर जानते रहेंगे तो कर पाएंगे। दूसरा बना लेगा जनरल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ, तो वो भी बताना पड़ेगा, है ना। क्लियर। नेक्स्ट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये क्या होता है, कंपनियां जो होती हैं पैसा पब्लिक से लेती हैं। अगर पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी की जो कैपिटल डिसाइड होती है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट हमेशा पब्लिक करती है। जो बिजनेस का मालिक है, जिसने कंपनी को बनाया, वो तो पैसा लगाएगा ही, लेकिन पूरा अमाउंट वो नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में इतना ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि 1 2 4 6% मिल के नहीं लगा सकते, अरबों रुपए की ज़रूरत पड़ जाती है। पब्लिक कंपनी समोसा बनाने के लिए नहीं खोली जाती है, बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए खोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल मान लीजिए, आप जियो कंपनी को पीछे छोड़ना चाहते हैं, एयरटेल कंपनी को पीछे छोड़ना चाहते हैं, है ना, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, तो आप अपनी कंपनी लेके आएंगे कि नहीं। एक टावर लगवाने का कितना खर्च आ जाता है। अमूमन आप ऐसे नॉर्मल बात करिए तो लोहा देखिए मार्केट में कितना महंगा बिक रहा है, और जब इतना नॉर्मल घर बनवाने वाला लोहा इतना महंगा है तो टावर का लोहा यूज होता है। तो अगर हम एवरेज एक टावर को बनवाने का कास्ट 2 लाख बनवा लेंगे, 25 30 40 लाख के नीचे नहीं बनेगा। तो आप सोचिए एक डिस्ट्रिक्ट में कितने टावर लगवाएंगे तो कवर हो पाएगा। एक जिले में लगभग आपको कितना भी कम है तो एवरेज 50-60 लगवाना पड़ जाएगा। तो कहाँ भाग गया अमाउंट, एक जिला कवर करने में इतना भाग रहा है, तो एक स्टेट कवर करने में तो करोड़ पार कर गए आप। अब पूरा स्टेट कवर करने में क्या स्थिति होगी। सर पब्लिक वाला में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मैनेज, वो भी आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट है। उसमें देखा जाता है होल्डिंग पावर किसके पास सबसे ज़्यादा है, वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, वो सब दूसरी बातें हैं, पहले हम यहाँ की बात करते हैं। तो अगर बिजनेस में पैसा पब्लिक ने लगा रखा है, मतलब आप पब्लिक से पैसा लिए हैं, तो जो भी प्रॉफिट आपको होगा उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा किसको, जो पब्लिक पैसा आपके यहाँ लगाया है कि नहीं। तो जो पब्लिक आपके यहाँ पैसा लगाता है, प्रॉफिट होने पे उन लोगों को भी फायदा दिया जाता है। कहेंगे ये तो हमको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है ना। यस सर। दीजिए मिटाने वाला। सर इसका एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी जो
गवर्नमेंट कंपनी किसका एग्जाम्पल? इसका डिविडेंड इक्वालिटी। अब हम कंपनी पढ़ाएं आपको कि खाली हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व समझाएं? कंपनी पढ़ाने का चैप्टर है ये। अभी हम कंपनी पढ़ाने पाएंगे तो एग्जाम्पल के रूप में पूछने की कोई कंपनी बताइए तो। भैया पब्लिक कंपनी में जितनी पब्लिक कंपनियां, ये जो टावर सावर चलती है, क्या प्राइवेट कंपनी है क्या? शेयर जहाँ जहाँ जिस जिस कंपनी का शेयर बिकता है जान जाइए वो सब पब्लिक कंपनी है। देखिए हम आपको बता रहे थे कि ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या है। तो ये कंपनी है। छोटा सा एग्जांपल लें ताकि आप समझ सकें। कंपनी की कैपिटल हम रखते हैं 1 लाख रुपया। कितनी कैपिटल? 1 लाख। मतलब इस कंपनी को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। और इस कंपनी का जो ओनर था, ओनर कौन होगा? तो ऐसे मत बोलिएगा जो कंपनी को बनाया वो ओनर, ठीक है। कंपनी को जो बनाता है उसको हम प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर्स। अगर आप कंपनी को बनाते हैं, जैसे सपोज दैट मिस्टर एक्स ने कंपनी को बनाया, तो मिस्टर एक्स प्रमोटर कहलाएगा। और इस 1 लाख रुपए में मिस्टर एक्स ने 40,000 रुपया लगा दिया, तो 1 लाख का कितना लगाए? 1 लाख का आधा लगाए हैं, बेवकूफ़ कहीं के। 1 लाख का 40,000, तो कितना परसेंट लगाए? तो अगर हम पूछेंगे मिस्टर एक्स ने कंपनी की टोटल कैपिटल में कितना परसेंट खुद लगाता है, तो आप बोलेंगे कि 1 लाख रुपीज में 40,000 कंट्रीब्यूशन एक्स का है। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 का मल्टीप्लाई 4 में कितना? 40% मिस्टर एक्स ने लगाया है। जो कंपनी को बनाया था उसने कितना लगाया? 40,000। अब उससे ज़्यादा लगाने की इनकी क्षमता नहीं है। सोचिए, अगर आप कंपनी बनाते हैं और आपकी कंपनी को चलाने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत है? 1 लाख, और आपकी क्षमता सिर्फ 40,000 रुपया लगाने की है, तो बचा हुआ 60,000 रुपया क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे? तो क्या करेंगे? आम जनता जो है उससे आप पैसा मांगने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे कि कोई पैसा लगा दे? तो उस केस में आप पब्लिक को इनवाइट करेंगे। ये कंपनी इनवाइट करती है किसको? पब्लिक को। अब पब्लिक में इधर ये लोग हैं, ये है ए बी सी डी। ए बी सी डी को पता चला कि इस कंपनी में पैसा लगाने का ऑफर आया है, तो इसने लगा दिया इस कंपनी में 20,000। कितना लगा दिया? 20,000। इसने लगा दिया 25,000। कितना लगा दिया? 25,000। तो 20 ये और 25, ये तो बचा अभी कितना? 15। 15। इन्होंने लगा दिया 10,000, 10। तो बचा कितना? 5। इन्होंने लगा दिया 5। 5,000। अब अगर हम पूछें कि मिस्टर एक्स कितना परसेंट लगाया, सॉरी मिस्टर ए, तो ए लगाया है 20,000। कितना? 20%। 20,000 लगाया है, तो 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 20%। 20%। यस सर। इसने लगाया है 25,000 तो मतलब 25%, यस सर। और इसने लगाया है 10,000 तो मतलब, 10%। और इसने लगाया है 5,000 तो मतलब। 5%। क्लियर हो गया? यस सर। इसका मतलब 20% ये लगाए, 25% ये लगाए, 10% ये लगाए, 5% ये लगाए और 40% प्रमोटर। प्रमोटर ने लगाया। जो जितना परसेंट लगाता है फर्म को होने वाले प्रॉफिट में उतना परसेंट हिस्सा भी लेने का राइट रखता है। ये बात समझ में आ गया ना? अच्छा सर, जैसे जो प्रमोटर है उसने अभी लगा दिया अपना 40%, बाद में अगर उसके पास और इनकम कहीं से आ गई तो वो अपना और लगा सकता है। कहाँ से लगा लेंगे? अरे जब 1 लाख रुपया टोटल लगना ही था और सब लोग लगा दिए हैं, तो का अलग अलग से पैसा लेकर कि ही मनसा देंगे? कैपिटल आप जबरी बढ़ा लेंगे? जब कंपनी बनती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, बड़े तो है ही नहीं को चीज़। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, उसमें कैपिटल क्लॉज बनता है
कैपिटल क्लॉज में मेंशन होता है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी। अब कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल 1 लाख रुपया अगर है, अब 1 लाख में सब अपना अपना लगा लिए हैं, तो प्रमोटर जबरी अपना पैसा लाइक ठूसेंगे कि लो अब हमारे पास आ गया हम लगाएंगे। लगा लेगा क्या? नहीं लगा पाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब जो भी प्रॉफिट होगा उसका 40% ये लेने का राइट रखता है, 20% ये, 25% ये, 10% ये और 5%। क्लियर हुआ? तो जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका उतना उतना परसेंट सबको देगी कि नहीं? उसी को हम कंपनी की लैंग्वेज में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? कंपनी अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा, ध्यान से समझिए, कंपनी अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है उसे डिविडेंड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब कंपनी किसी साल ज़्यादा फायदा कमाए तो ज़्यादा डिविडेंड देगी, स्वाभाविक है, ज़्यादा कमाएगी तो ज़्यादा देगी। किसी साल कम कमाए तो कम डिविडेंड देगी। तो देखिए, अगर रिलायंस कंपनी, हम सभी लोग रिलायंस कंपनी में पैसा लगा दें, एक साल हमको 5 लाख रुपया डिविडेंड दे, अगली साल 6 लाख दे, उसके अगले साल 8 लाख दे, उसके बाद 10 लाख दे, और फिर उसके बाद 2 रुपया दे, कितना दे? बौखला नहीं जाएंगे? कैसे कैसे हो गया कि अचानक 2 रुपया पा गए? तो कंपनी में जितने लोग पैसा लगाए जाते हैं सब बौखला जाते हैं, अरे ऐसा क्या हो गया? तो कंपनी इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, मतलब फ्लैक्चुएशन इतना ज़्यादा ना हो, इसको मेंटेन करने के लिए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल करके डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के नाम से रखती है। समझ में आया? जैसे 20 लाख पहली साल फायदा हुआ तो कंपनी 5 लाख रुपया उठा के रख देगी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में, और 15 लाख रुपया बांट देगी। बांट दी, अगले साल फिर 5 लाख बचा के रख दी, फिर 15 लाख बांट दी। अब मान लीजिए किसी साल कंपनी को 1 लाख रुपया फायदा हुआ तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में कंपनी 10 लाख रखी है कि नहीं? 10 लाख वहाँ से 1 लाख ये मिला के कितना हो गया? अब 11 लाख बांट देगी। अब 1 लाख बांटती तो फ्लक्चुएशन दिखता, 11 लाख बांटेगी तो फ्लक्चुएशन माइनर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ में आ गया ना? तो इस पर्पज के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया जाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए बनता है। जब कंपनी अपना पैसा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है शेयर के फॉर्म में, तो वहां भी फ्लक्चुएशन दिखता है। कभी आप देखते हैं ना, शेयर की मार्केट वैल्यू भाग गई 2 लाख रुपया, तो कभी घट के आ जाती 50,000 रुपया, तो फ्लक्चुएशन होता है कि नहीं? तो आप सोचिए, अगर आप अपने बैलेंस शीट में किसी साल में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख दिखा रहे हैं, किसी साल में इन्वेस्टमेंट 2 लाख आ जा रहा है, किसी साल में इन्वेस्टमेंट 10,000 आ जा रहा है, तो आपकी कंपनी में जो आउटसाइडर लोग पैसा लगाए हैं, कौन? उनको डर नहीं होगा भैया हम जिस कंपनी में पैसा लगाए हैं वो कंपनी जिस भी जगह पैसा लगा रही है, अनाप शनाप जगह लगा रही है, पता नहीं कब पैसा डूब जाए। डर बनता है कि नहीं? तो वो फ्लक्चुएशन मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं उस वर्कर को कभी भी कहीं से चोट आ सकती है। अगर चोट आ गया तो उस चोट का जो भी इलाज कराने में पैसा खर्च होगा वो पैसा कंपनी को बियर करना पड़ता है। तो कंपनी उसके लिए पहले से ही फंड बना के रखी रहती है। लास्ट है रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट, रिडम्पशन का मतलब पेमेंट, और डिवेंचर का मतलब होता है कि कंपनी जब शेयर के रूप में पब्लिक से पैसा मांगती है और पब्लिक शेयर के फॉर्म में पैसा नहीं लगाना चाहती है, तब कंपनी ऑफर करती है कि भैया आप डिवेंचर के रूप में पैसा लगा लो। अब ये दोनों अंतर क्या है? जो लोग शेयर के रूप में कंपनी में पैसा लगाते हैं वो लोग कंपनी के मालिक कहलाते हैं, और उन्हें कंपनी तभी प्रॉफिट देगी जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। क्लियर हुआ ना? तो सोचिए, नई नई कंपनी अगर हम आप लोग से कह रहे हैं कि लाइए लाइए हम आप लोग हमारी कंपनी में पैसा लगे, तो आपके मन में ये डर नहीं पैदा रहेगा कि पता नहीं फायदा कमाएंगे भी कि नहीं कमाएंगे, है ना? और दूसरी शर्त क्या है कि अगर कंपनी डूब गई तो पहले बाहरियों लोगों का जो लायबिलिटी है उसे पे किया जाएगा, उसके बाद अगर बचता है तो इनको पेमेंट होगा, नहीं तो इनका पैसा भी डूब जाएगा। तो बोलिए शेयर के रूप में पैसा लगाने में डर है कि नहीं? तो डिवेंचर क्या था? भाई कंपनी ने शेयर के रूप में पैसा मांगा, कोई दे ही नहीं रहा था, तो कंपनी डिवेंचर के रूप में ऑफर किया। और डिवेंचर क्या होता है? तो डिवेंचर जस्ट लाइक एक सर्टिफिकेट होता है लोन का। कंपनी ने कहा भैया तुम हमें पैसा दो,
हम तुम्हें डिबेंचर देंगे, डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है, हम प्रॉफिट कमाएं और चाहे ना कमाए। हर साल तुम्हें इतना % इंटरेस्ट पे करेंगे। अब सोचिए, कंपनी नई हो चाहे पुरानी हो, आप जितना भी पैसा देंगे उस पर आपको तो कंपनी हर साल इंटरेस्ट दे रही है ना, तो क्या घाटा है? सर फायदा तो डिवेंचर में ही है ना। फायदा डिवेंचर में तब तक के लिए है जब तक कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है। जिस दिन ग्रोथ हो जाएगी इनका नुकसान होने लगता है, ये बहुत बड़े फायदे में चले जाते हैं। अच्छा ठीक सर, है। जो अभी 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 पहले यहीं पे, तो आपने आप कंपनी है, पब्लिक से पैसा लिए है, किस रूप में? डिबेंचर डिबेंचर माने उसको बोलिए लोन के रूप में। अब कैसे बोलिए? लोन के रूप में आप पैसा लिए हैं, तो जिससे लोन लिए हैं उसको पेमेंट कभी न कभी तो करेंगे। तो कंपनी जब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगती है तो पहले लोन जिससे जिससे लिए उसी को पैसा दे के बाहर निकालती है। ठीक है। तो कंपनी जो फ़ायदा कमाती है उसका कुछ पैसा निकाल करके रिजर्व के रूप में रखती चलती है। जब लोन पेमेंट करने भर का पैसा वहाँ पर्याप्त हो जाता तो उठा करके उनको पेमेंट करके भगा देती है। तो उसको बोलते हैं रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए? क्या डाउट था आपका? सर ये जो डिबेंचर है, हम्म। ये इसका लोन खत्म हो जाए, कंपनी इसको पूरा दे दे पैसा, यार फिर भी अगर कंपनी में रहना चाहे तो कैसे रहेंगे? आप हमको 2 लाख रुपया लोन दिए हैं, हम आपका 2 लाख रुपया वापस कर दें तो जबरी आप हमारे कोचिंग में चढ़ के आएंगे हमसे इंटरेस्ट मांगने? नहीं, हाँ। ये रहना चाहे तो कंपनी कि रहना का यहाँ खाना खाने आएंगे का? भाई आप लोन जिसको भी देंगे, कंप्लीट हो गया तो निकल जाइए। आप जिसको लोन देते हैं वो आपको तभी तक पहचानता है जब तक आपका लोन वापस न कर दे। और जब तक लोन ना वापस करे तब तक आप नरक मचा के रखते हैं कि मेरा इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट दो। बेचारा कहीं से कर्जा कुछ भी करके आपका इंटरेस्ट भर देता है। और जिस दिन अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है तो आपका पैसा देके आपको सेटल कर देता है, कहता है भैया आपका जितना लोन लिए थे आज आप वापस ले लीजिए। जब आपको वापस वो कर दिया तो नेक्स्ट डे अगर आप दोनों की मुलाकात होगी और फिर कहेंगे का इंटरेस्ट हुआ देंगे, तो तुरंत ही 1 घंटा आप लगाएगा पहले, है कि नहीं? कैसा इंटरेस्ट बे? अभी कल तो पेमेंट किए ना, कौन सा इंटरेस्ट लोगे? तो मुंह बना के घसक जाएंगे कि नहीं, कि टटाएंगे? वहाँ टटाएंगे तो 1 घंटा नहीं, कईयों ठुको नहीं याद देगा वहीं फिर। समझ में आया ना? तो नहीं बन सकते हैं फिर आप। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट आप जान गए। अब जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये बात करते हैं कि ये बनाया कहाँ से जाता है। अभी तक हम बड़ी कहानी सुने कि नॉन लायबिलिटी के लिए पैसा निकाल कर रखा जाता है, तो नॉन लायबिलिटी कौन, और नॉन लायबिलिटी के लिए पैसा रखा जाता है तो नॉन लायबिलिटी कौन। लेकिन ये पैसा आता कहाँ से? आसमान से? आसमान से गिरता है क्या? नहीं। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, ध्यान से समझेंगे, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट में से ये सब बनाया जाता है। ठीक है। पहली चीज, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स तो बनता ही बनता है, डेप्रिसिएशन बनता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोविजन बनता है ये प्रॉफिट होने से पहले ही बन जाता है। इसीलिए आप लोग जब पीएल अकाउंट बनाए थे, याद करिए, पीएल अकाउंट जब आप बनाए थे तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकाले थे, फिर पीएल अकाउंट बनाना शुरू किए, ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट में रखें बाई ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, और पीएल में जितने एक्सपेंस थे दिखाते चले गए, जितने इनकम थे दिखा लिए, और पीएल के एक्सपेंस साइड में ही आप 2 डेप्रिसिएशन भी लिखे थे, पीएल के डेबिट में ही आप 2 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी लिखे थे, पीएल के डेबिट में ही 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी लिखे थे। ये सब लिखते थे कि नहीं? तो का नेट प्रॉफिट आने के बाद का था कि पहले का था? पहले की ही था, है कि नहीं? तो हम प्रोविजन को प्रॉफिट से पहले ही बना लेते और दिखाते कहाँ हैं? तो प्रोविजन को दिखाते हैं पीएल अकाउंट में। कहाँ दिखाते हैं? क्लियर हो गया? दूसरा, ये रिजर्व कब बनता है? तो रिजर्व तब बनता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट होने के तो हम ये भी तो बोल सकते हैं आफ्टर पीएल अकाउंट,
आफ्टर पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बाद बनता है। तो फिर कौन से अकाउंट में बनाया जाएगा? तो ये बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में बनता है? पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनता है। ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में? रिजर्व चार्ज अगेंस्ट, रिजर्व चार्ज अगेंस्ट अगेंस्ट, और नीचे ऑप्शन देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोथ, या फिर ऑल ऑफ दीज, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। है ना। ये चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन होता है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है और ये अप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट चार्ज होता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया? ये कहाँ से बनेगा, ये कहाँ से बनेगा? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए अब जो और एक पॉइंट है उसकी बात कर लें। प्रोविजन को कभी भी हम किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्रोविजन को कभी भी हम किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट, नहीं कर सकते। लेकिन रिजर्व को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तो उसका रीजन है क्योंकि ये नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। आपको पता है कि स्पेसिफिक इसी लायबिलिटी के लिए हम बनाए हैं। तो फिर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो लायबिलिटी कैसे पे करेंगे? और ये अननोन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। तो जब तक लायबिलिटी नहीं आपको पता है तब तक के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे लायबिलिटी पता चल जाए इन्वेस्टमेंट बेच करके अपना वापस कर दीजिए पेमेंट। क्लियर हो गया? तो रिजर्व का इन्वेस्टमेंट आउटसाइड कंपनी या आउटसाइड बिजनेस इंटरप्राइज में किया जा सकता है, बट प्रोविजन का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। कंफ्यूजन कोई है? बोलिए। इसमें ये भी कह सकते हैं प्रोविजन में सर इमरजेंसी के लिए पैसा रखते हैं जब भी कुछ, कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्या मतलब जब भी कुछ जैसे लॉस घाटा होने लगा तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद तो पैसा। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, इसका कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। नहीं सर। ठीक है, यस ये कहीं भी यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन ये जहाँ के लिए बना है वहीं यूटिलाइज होता है। ठीक, यस सर। ये प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन ये प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। रिजर्व कभी भी नेट प्रॉफिट को कम नहीं करता है। यस सर। नेट प्रॉफिट को कम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भैया? क्योंकि पीएल अकाउंट बनाने के बाद तो रिजर्व बनता ही है, तो हमारा नेट प्रॉफिट तो पीएल अकाउंट में आ जाता है ना। तो फिर ये कहाँ नेट प्रॉफिट को कम करेगा? लेकिन ये नेट प्रॉफिट को कम करता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने से पहले ही ये सब दिखा दिए जाते हैं। जितना ज़्यादा दिखाएंगे उतना कम नेट प्रॉफिट आएगा। समझ में आ गया? ये नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, ये नेट प्रॉफिट को रिड्यूस, नहीं करता है। तो ये किसको रिड्यूस करता है? ये तो ये रिड्यूस करता है डिविजिबल प्रॉफिट को। किसको? डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर हो गया? इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? रिजर्व रिड्यूस टू द नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, बोथ, नन ऑफ दीज। रिजर्व किसे रिड्यूस करेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। ये बेसिक पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो सर से उड़ जाएगा। इतना बेसिक पढ़ाई नहीं रहेंगे तो उड़ेगा तो है ये। क्लियर हो गया? कोई भी समस्या? इसका स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, इसका स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता तो ये कहीं के लिए भी यूज किया जा सकता है। समझ में आ गया? यस सर। प्रोविजन का कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन हम रिजर्व के टाइप्स को पढ़ेंगे कि रिजर्व कितने टाइप्स का होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं कि रिजर्व कितने टाइप्स का होता है। तो रिजर्व की जब बात करेंगे तो आपने यहाँ रिजर्व की लिस्ट देखा है ना? देखे हैं कि नहीं? यही रिजर्व अभी आपका दो पार्ट में बढ़ जाएगा। कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। हाँ, कैपिटल रिजर्व के दो पार्ट होते हैं, जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व के दो पार्ट होते हैं। आप अभी जब टाइप्स ऑफ रिजर्व पढ़ेंगे, किसको? टाइप्स ऑफ रिजर्व। टाइप्स ऑफ रिजर्व पढ़ेंगे तो रिजर्व पहले दो पार्ट में बटेगा। रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल और रेवेन्यू। कंट्रोल, कंट्रोल। यस सर।
एक बनेगा रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व और अगला बनेगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये यहाँ बता ही दिए हैं, कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू। है ना। यस सर। यस सर। रेवेन्यू प्रॉफिट से रेवेन्यू रिजर्व बनता है, कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व। हाँ, ये मन में कंफ्यूजन हो सकता है कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। यस सर। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? तो बता सकते हैं क्या होता है। सर जो बार बार बट नहीं, जो प्रॉफिट बार बार बेचने से ना हो, मीन्स रिपीटिंग नेचर से ना हो, वो कैपिटल प्रॉफिट। नॉन रिकरिंग। ठीक। दूसरा, किसी एसेट को बेचने से होने वाला प्रॉफिट, किसी एसेट को बेचने से होने वाला। प्रॉफिट। और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, तो बिजनेस को चलाने से होने वाला प्रॉफिट, बिजनेस को चलाने से होने वाला प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है। उसके अलावा अगर नॉन रिकरिंग नेचर का है तो कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम जब आगे बात करेंगे तो जनरल रिजर्व कितने पार्ट में बट जाएगा। 2 पार्ट में। जनरल रिजर्व कितने पार्ट में, 2। क्या क्या बनेगा, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। सर रेवेन्यू रिजर्व। सॉरी रेवेन्यू रिजर्व कितने पार्ट में बन जाएगा, 2 पार्ट में जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक रिजर्व। ध्यान दीजिएगा। जनरल रिजर्व क्या है वो नाम यहाँ लिखे ही है। यस यस सर। जब हम रेवेन्यू रिजर्व की बात करेंगे तो रेवेन्यू रिजर्व में एक हमारा क्या बन जाएगा, जनरल रिजर्व। ये क्या बन जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ध्यान दीजिएगा। अननोन लायबिलिटी में जो नाम आपके लिखे गए थे उसमें से पहला कैपिटल रिजर्व चला गया टाइप्स ऑफ रिजर्व में। यस सर। रिजर्व का जो टाइप्स है उसमें से कैपिटल रिजर्व एक बन गया यस सर। और जनरल रिजर्व आपका रेवेन्यू रिजर्व में चला आया। यस सर। बाकी जो बाकी बचे वो सब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक में चलेगा। जो बचे वो सब स्पेसिफिक रिजर्व। क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी जब डिविडेंड फ्लक्चुएट होने वाला हो तब यूटिलाइज होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तभी यूटिलाइज होगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब किसी वर्कर को घाव साव लगा हो और वो क्लेम किया हो। रिजर्व फॉर रिडम्पशन तभी यूटिलाइज होगा जब डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट करना हो। तो इन सब का पर्पज क्लियर है कि नहीं पहले से। तो ये सब स्पेसिफिक रिजर्व बन जाएंगे। जनरल रिजर्व किस में चला आएगा, रेवेन्यू रिजर्व में, और कैपिटल रिजर्व किस में चला जाएगा। कैपिटल रिजर्व में। तो अननोन लायबिलिटी को ही हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए तो सारा टाइप्स ऑफ रिजर्व बन गया कि नहीं बन गया। यस सर। कोई दिक्कत, किसी को भी एक्सप्लेन करने की कहीं ज़रूरत है। नो सर। तो क्या होता है कैपिटल रिजर्व, क्या होता है रेवेन्यू रिजर्व, क्या होता है स्पेसिफिक रिजर्व, सब कुछ समझ में आ गया। यस सर। लास्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर का क्या है, तो वो है सेक्रेट रिजर्व। लास्ट पॉइंट क्या है, सेक्रेट रिजर्व। क्या होता है, क्या होता है बता सकते हैं भैया हैं? अरे नमों से बताइए, सीक्रेट मतलब नाम से लग रहा है कि कुछ छुपा के रखना है कि नहीं। यस सर। नाम ही क्लियर कर रहा है कि कुछ छुपा के रखना है। सीक्रेट, रिजर्व। इसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त संचय, संचय। चलिए, सीक्रेट माने छुपा के रखना, क्या कर देना, छुपा के रखना। छिपाना। रिजर्व माने तो जान ही रहे हैं, रिजर्व माने संचय, है ना। छिपाइए किसको, रिजर्व को। अब बताइए रिजर्व को इसे छिपाएंगे, उसके ऊपर इसे ढक लेंगे का, नो सर। हैं गड्ढा खोद को हम डाल देंगे, नहीं तब मतलब अपने मन में बैठाए रहेंगे। मन में बैठाए रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस इंटरप्राइजेस में जो प्रॉफिट होता था उसका कुछ पैसा निकाल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर रख देते थे। मतलब जैसे हम ही मालिक हैं तो जितनी फीस पाएंगे उसमें से एक्सपेंस माइनस कर लेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से 5,000 रुपया घर पे रख देंगे
और वो अंडरस्टूड है, हमको मालूम है, हाँ 5,000 घर पर रखा है, कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो लाके यूज कर लेंगे। बाकी जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं बिजनेस का, उसमें कहीं नहीं दिखाए हैं, उसमें कहीं पर भी। तो आउटसाइडर जितने हैं उनको कैसे पता चलेगा कि कुछ सीक्रेट रिजर्व रखे हैं, है कि नहीं? तो सीक्रेट रिजर्व कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर की बात है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर डिस्क्लोज होता है, बैलेंस शीट में नहीं होता है, पीएल ट्रेडिंग कहीं नहीं होता है। और आउटसाइडर को हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही देते हैं। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोज हुआ ही नहीं तो आउटसाइडर बेचारे को कैसे पता चलेगा कि इनके पास कुछ और भी रिजर्व है? ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 से सीक्रेट रिजर्व को बनाना बंद कर दिया गया, लेकिन सिर्फ कंपनी के केस में। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के केस में सीक्रेट रिजर्व अभी बन रहा। तो सीक्रेट रिजर्व को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर दिखाया जाता तो एक ही क्वेश्चन इस पे बन सकता है, सीक्रेट रिजर्व शोन इन या डिस्क्लोज इन। तो ऑप्शन में होगा ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या लगाएंगे? बैलेंस शीट। सभी लोग यही लगाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि जितने रिजर्व होते हैं सब बैलेंस शीट में आते हैं, और इसके आगे भी रिजर्व लगा है तो बैलेंस शीट में जाएगा। जबकि सीक्रेट रिजर्व कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता, न ट्रेडिंग में जाएगा, न पीएल में जाएगा, न बैलेंस शीट में जाएगा। तो जाएगा कहाँ? क्लियर हो गया? अच्छा सर, ये सीक्रेट रिजर्व खाली कंपनी के उसमें नहीं दिखाया जाता, बाकी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में नॉन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज में रहता है कि 90% सही हो। ठीक, वो अभी बात करते हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? सर सही रहता है ना? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर। तो इसी के साथ हमारा प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर आज खत्म होता है। खत्म हो गया। ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पे भी ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं। इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। ठीक है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।